हेलो गाइस, क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का लेक्चर। अब आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 के पार्ट बी से, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। अब रिवीजन करने के लिए तो आज हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा पार्ट एज इन चैप्टर 1A का पार्ट जो था वो लास्ट क्लास में एकदम डिटेल में क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, सो दैट अब आज हम डायरेक्टली क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली हम आगे पार्ट बी से क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में अब हमारे को क्या करना है, पढ़ना है ये टॉपिक के अंदर कि व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। ये सारे कंसेप्ट आज हमको इंपॉर्टेंटली क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो क्या बोलता है देखो, थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे थ्योरी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसेप्ट, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, दो बातें होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसकी दो बेसिक्स है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अनलिमिटेड है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं, एंड साथ ही साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है। जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है, कम है। तो सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोस वांट्स आर स्केयर, देयर इज अ नीड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज ऑफ दिस टू इश्यूज कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है। ठीक है, इसी वजह से हमारे को जो रिसोर्सेज होती है, जो हमारी 4 प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको हमको क्या करना पड़ता है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना पड़ता है, ताकि हमको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम वेलफेयर। ठीक है, अगर आप कंज्यूमर के एंगल से सोचोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर आप प्रोड्यूसर के एंगल से सोचोगे तो वो बोलेगा मेरे को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हर बंदे का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब लोगों को क्या करना रहता है, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम आउटपुट या प्रॉफिट मिल सके। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द सोसाइटी एज अ होल। अच्छा, ये कोई स्केर्सिटी की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल के लिए होंगी, वो इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल रहती है और एज अ सोसाइटी एज अ होल उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं रहता कि मेरे को अगर एज ए इंडिविजुअल मेरे को अगर रिसोर्सेज मेरे पास अगर लिमिटेड है तो ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी है उसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगी। रिसोर्सेज कभी किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट ये इकोनॉमिक्स पढ़ने की हमको क्या आ रही है, या डिसीजन लेने की हमको क्या आ रही है, नौबत आ रही है। अदरवाइज तो कोई जरूरत ही नहीं थी ये सब चीजों की। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट यहाँ पे ले रहा हूँ। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसिस्ट इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग एंड्स टू बी परस्यूट, दैट इज गुड्स टू बी प्रोड्यूस। मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारी रहती है, द मीन्स टू बी यूज्ड अप्लाइड फॉर। देखो, प्रॉब्लम क्या रहती है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग रहता है उसमें हम लोग क्या बनाए, गुड्स कौन से प्रोड्यूस करें और कौन सी रिसोर्सेज यूज करें वो गुड्स बनाने में, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केयर रिसोर्सेज, क्योंकि स्केयर है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर। तो देयर आर 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देयर 4 प्रॉब्लम्स उसकी वजह से अराइज हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाऊं क्या मैं। बच्चा बोल रहा है पगला गए हो क्या सर, क्या बनाऊं, मतलब जिस चीज की जरूरत है वो बनाओ। अरे रुक जाओ, सबूरी रखो। सबसे पहले दिमाग में जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी रिसोर्सेज किस तरीके से इस्तेमाल करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कौन से कस्टमर, सोसाइटी में कौन सा कस्टमर है आपका, मतलब कौन सा सेक्शन आपका कस्टमर है। आप अमीरों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या गरीबों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। ये भी चीज आपको बहुत ज्यादा क्या रखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मैं आज ही सारी की सारी रिसोर्सेज यूज कर लूं कि मैं फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी कुछ रिसोर्सेज को बचा के रखूं। अगर मैं सारी की सारी रिसोर्सेज आज ही यूज कर लूंगा तो फ्यूचर में हम किस तरीके से सस्टेन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के तौर पे क्या हो जाते हैं, रेस हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस रेस होने का रीजन ही ये है कि वी हमारे अनलिमिटेड वांट्स है एंड वी हैव लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज।
अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होती तो बात ही नहीं आती, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होती तो व्हाट टू प्रोड्यूस तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछते, तुम बोलते मैं ये भी बना लूंगा, मैं वो भी बना लूंगा। अब क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है तो दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मैं क्या बनाऊं। तो द सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज दिस गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। मतलब पहले तो कौन सा गुड्स बनाऊं। एक जनरल क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ के देखता हूं, देखो तुमको जमता है क्या। मैं गन बनाऊं या मैं ब्रेड बनाऊं? फिर क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन है, गन बनाओ या ब्रेड? ब्रेड एज इन रोटी, अंग्रेज लोग उसको ब्रेड बोलते हैं, हम लोग रोटी बोलते हैं, बस यही फर्क है। वो लोग मैदे की ब्रेड खाते हैं, हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस ये रहता है और कुछ एक ही पर्पस रहता है दोनों का, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है मेरा कि मैं गन बनाऊं या मैं ब्रेड बनाऊं, क्या बनाऊं मैं, मेरी इकोनॉमी में क्या बनाना चाहिए मैंने। तो अगेन इसका आंसर भी एकदम डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। जैसे हर क्वेश्चन का आंसर हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं इट डिपेंड्स, मजाक बोल रहा हूं, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं इट डिपेंड्स। तो तुम लोग आंसर दो, तुम्हारे हिसाब से क्या बनाना चाहिए। कुछ लोग इमोशनल होकर बोलेंगे रोटी प्रोड्यूस करो, कुछ लोग इमोशनल नहीं होंगे, कुछ लोग बोलेंगे गन प्रोड्यूस करो। रोटी भी प्रोड्यूस करना गलत है, गन भी प्रोड्यूस करना गलत है। रेदर हम दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं कि भाई जिसकी जितनी डिमांड होगी उतना उसका क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर सिर्फ रोटी प्रोड्यूस करेंगे तो भी गलत है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है, तो गन भी प्रोड्यूस करना जरूरी है। और सिर्फ गन प्रोड्यूस करेंगे तो पेट में खाना ही नहीं रहेगा, तो कहां से बंदूक चलाने की कैपेसिटी आएगी, एज वो भी कोई मतलब नहीं है। सो बेसिकली पॉइंट ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमको दोनों का क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मिक्स प्रोड्यूस करना चाहिए। वो मिक्स कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स हमने प्रोड्यूस करने चाहिए और व्हाट क्वांटिटीज में ये गुड्स हमने क्या करने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए। डिसीजन शुड रिलेट टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जनरली इसको बोला जाता है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वो जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एलोकेट करें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। अब बच्चे के लिए क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर गुड्स, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूं तो तेल, शैम्पू, रोटी, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, गेहूं, दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स जो आप यूज करते हो। कैपिटल गुड्स का मतलब हो जाता है मशीनरी वगैरह। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, जिनकी मदद से व्हीकल्स, कार, जिनकी मदद से हम गुड्स का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इन माइंड वो ये रहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सो द डिसीजन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन मतलब मैं कैपिटल गुड्स में कितनी रिसोर्सेज इन्वॉल्व करूं और मैं कंज्यूमर गुड्स में कितनी रिसोर्सेज इन्वॉल्व करूं। मैं क्या पूरी की पूरी रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स में डाल दूं या मैं पूरी की पूरी रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स में डाल दूं। सी, इमोशनल होके नहीं सोचना है हमारे को। सो इनके बीच में जो एलोकेशन है, मतलब रिसोर्सेज को बांटना है, वो किस तरीके से रहेगा, क्या क्वांटिटीज में रहेगा, ये डिसीजंस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर हमारे को ढूंढने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब कुछ लोगों का एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे कौन से रिसोर्सेस है कि जिससे आप गन और ब्रेड दोनों बना सकते हैं, या अगर गन ब्रेड का एग्जांपल छोड़ भी दो सर, तो ऐसी कौन सी रिसोर्सेस है सर जिसकी मदद से आप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों बना सकते हैं। क्यों भाई, लेबर नहीं है, लेबर कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकता, लेबर कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकता। अब ये तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितने लेबर हमको कंज्यूमर गुड्स में इन्वॉल्व करने हैं, कितने लेबर कैपिटल गुड्स बनाने में इन्वॉल्व करने हैं। क्यों, कैपिटल एज इन जो पैसा तुम लगाओगे वो पैसे से क्या सिर्फ कैपिटल गुड्स बन सकते हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स नहीं बन सकते? बन सकते हैं। सो बेसिकली रिसोर्सेस क्योंकि कॉमन है और रिसोर्सेज कॉमन है और साथ ही साथ क्या है, लिमिटेड है, तो क्वेश्चन दिमाग में रेज हो जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन रेज हो जाता है दिमाग में। अब आपको ये बहुत क्या लग रहा होगा ना, एकदम जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पार्ट 1 के ए में भी ये सारी चीजें बहुत बार डिस्कस करी है। सो वहां पे भी आपको ये चीजें क्या लगी होंगी, हाँ यार तो पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ी हुई है, हाँ होंगी, पढ़ी भी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा हद तक वहां पे भी डिस्कस करी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस, माय मिस्टेक, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें दिमाग में ये रख लो कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, एज इन डिसीजन किससे रिलेटेड, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड। डिसीजन किससे रिलेटेड, रिसोर्स एलोकेशन से, रिसोर्सेस बांटने से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेस को क्या करें, बांटे, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेस को इनके बीच में बांटे और ये गुड्स को कितनी क्वांटिटी में हम क्या करें, प्रोड्यूस करें। दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा था हाउ टू प्रोड्यूस,
किस तरीके से गुड्स बनाए, किस तरीके से प्रोडक्शन करे। तो सर किस तरीके से मतलब हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब वेदर हम लेबर इंटेंसिव लगाए या वेदर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाए, ये भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम कैपिटल इंटेंसिव लगा दोगे तो कंट्री के लिए बहुत दिक्कत है। देखो प्रोड्यूसर के लिए तो दिक्कत है या नहीं है मालूम नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर को शायद सस्ते में पड़ जाए, लेकिन कंट्री के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तुम अगर पूरी चीजें ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर निर्भर कर दोगे, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता के पास जॉब्स ही नहीं रहेंगी, काम ही नहीं रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। अच्छा कहीं ना कहीं हमको सोचना तो प्रोड्यूसर के एंगल से भी है, बिजनेसमैन के एंगल से भी है, तो बिजनेसमैन के एंगल से भी सोचिए तो ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री में कितने लेबर्स है, एज इन लेबर सस्ता है या कैपिटल इंटेंसिव सस्ता है, जो हमने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर रखे है कि भाई अगर इंडिया चाइना की बात अगर आप कर रहे हो तो लोग यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट वेयर एज आप दुबई या आपके साथ साथ दुबई के आगे मैं चले जाऊँ, यूएसए चले जाऊँ, तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे लेबर कम है, लेबर का सप्लाई कम है, लेबर ज़्यादा नहीं है, तो लेबर कॉस्ट वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो बेसिकली वी हैव टू डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस में मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वेदर लेबर और वेदर कैपिटल इंटेंसिव। Choice would depend upon the availability of different factors of production, that is labor और capital at their relative prices. Choice किसके हिसाब से आपको करनी रहेंगी बोल रहे हैं वो, जो मैंने आपको बताया कि क्या अवेलेबिलिटी है लेबर की और साथ ही साथ उनकी क्या प्राइजेस है। मतलब इंडिया और चाइना है तो भरपूर अवेलेबल है, तो बट ऑब्वियस ही बात है वो चीप रेट पे मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप यूएसए चले जाओ और यूएसए में जाओ या दुबई चले जाओ तो वहाँ पे लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हम हमारे घर में जो बाई वगैरह आती है ना, आंटी वगैरह आती है जो साफ सफाई करते हैं, हमारे यहाँ पे हार्डली 1000 रुपीज़ मंथ बहुत बड़ी बात हो गई, बट अगर आप ये यूएसए में चले जाओगे तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 70,000 80,000 रुपीज़ अ मंथ, रुपीज़ के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है ये सब चीज़ें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो बेसिकली ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर, दैट इज लेबर और कैपिटल क्या अवेलेबल है, और साथ ही उनके प्राइजेस कहाँ पे चीप है। तो जो प्राइजेस चीप है आप उसको क्या कर लो, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द नेशनल प्रोडक्ट। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड, नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो साल भर का। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं फॉर होम टू प्रोड्यूस क्वेश्चन। देखो इसको गावरानी भाषा में अगर मैं समझूँ ना, मैं अगर BMW बना रहा हूँ तो BMW में आप मेरे को चैट सेक्शन में ये बताना कि अगर भाई तुम्हारा BMW की कंपनी खोल के बैठा है तो वो वहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा देखेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट वो देखेगा कि प्राइस कम करने के ऊपर ध्यान देगा। आप सोच के देखो, अगर तुम्हारे भाई की BMW की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, BMW को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, यानी ये आइडिया सोचेगा कि मैं किस तरीके से BMW को कंफर्टेबल बना सकूं, या ये सोचेगा कि मैं BMW की प्राइस किस तरीके से कम कर सकूं। सोच के देखो, एक थॉट दो इसको। तो आंसर इज बट ऑब्वियस है सर, आप वहां पे प्राइस की बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो BMW वो टॉप क्लास हायर मतलब टॉप क्लास पीपल एज इन अपर क्लास पीपल के लिए बना रहे हो, जिन लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, बम पैसा है उन लोगों के पास, उन लोगों को मैटर करता है कंफर्ट। तो वो लोग वो वाली BMW खरीदेंगे जो ज्यादा कंफर्टेबल है रादर देन सस्ती है महंगी का पार्ट अगर आप बात कर रहे हो तो बट ऑब्वियस ही बात है कि कंफर्ट सोचना ज्यादा जरूरी है उस केस में, क्योंकि आपका कंज्यूमर कौन है, आपका जो कंज्यूमर है वो है अपर क्लास पीपल। लेकिन अगर आप मारुति बनाते हो तो मारुति में कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचना पड़ता है। चलो ना कोई बात नहीं, एकदम महंगी वाली सीट्स ना लगाते हुए सस्ती सीट्स लगा दो, लेकिन उससे अगर 1 लाख रुपए भाव कम हो रहा है तो वो करना प्रीफर करेगा इन केस ऑफ मारुति, क्योंकि मारुति खरीदने वाले प्राइस के बारे में सोचते हैं, लेकिन BMW खरीदने वाले प्राइस के बारे में इतना नहीं सोचते, वो ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं, कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले तुमको ये डिसाइड करना है कि जो सोसाइटी है, जो लोग है, उसके अंदर तुम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कौन है तुम्हारा कस्टमर, कस्टमर को जानो, उसके बाद तुम ये सारे क्या लो, फिर डिसीजंस लो कि हमको प्राइस कम करना है या कंफर्ट बढ़ाना है या व्हाटएवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
What provision should be made for growth? A society should not spend all its scarce resources at current consumption only. भाई ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि सोसाइटी जो है उसने अपने करंट कंजम्पशन में ही पूरी रिसोर्सेज जो है, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर, अगर सारी की सारी रिसोर्सेज तुम आज के ही कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर दोगे, लगा दोगे, तो फ्यूचर का कैसा? जो आज प्रॉब्लम आ रही है पेट्रोल के साथ, हमने बहुत पेट्रोल फूंक डाले, कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, प्राइसेस भी बहुत बढ़ती जा रही है उसकी। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कई सारी रिसोर्सेज है जिसको यूज करते समय हमको करंट कंजम्पशन के साथ साथ फ्यूचर कंजम्पशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई अगर ये रिसोर्सेज आज हम ज्यादा में ज्यादा यूज कर लेंगे, ओवर यूज कर लेंगे, एक्सेस यूज कर लेंगे, तो फ्यूचर में ये रिसोर्सेज कहां से लेके आएंगे हम? Are you getting my point? So again, a society should not spend all of its scarce resources for current consumption only. ठीक है? If it uses all of the resources for current consumption without making any provision for the future production, it will become as static and lead to decline in standard of living. धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएंगी? डिक्लाइन होना चालू हो जाएंगे। तो इट विल बिकम स्टैटिक, एक जैसा सीधा 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 होते जाएगा, चेंज नहीं होंगी चीजें, ठीक है? और आपकी लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी? डिक्लाइन होती जाएंगी, क्योंकि आपने सारा चीजें आज ही यूज कर लिए, फ्यूचर में आप कैसे यूज करोगे? फ्यूचर में आप कहां से लाओगे वो चीजें? तो सोसाइटी हैज टू डिसाइड एंड मेक श्योर दैट इट कीप्स एंड एक्सपांडिंग एंड डेवलपिंग बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक तो तुम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते रहो, ठीक है, डेवलप करते रहो। और सो द सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। इट इज जस्ट लाइक योर फ्यूचर। और क्या, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ जरा समझाते हुए आपकी भाषा में समझा देता हूँ। आज आप जितना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप बाहर नहीं घूमने जा रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, ठीक है, ये आपके करंट सेक्रीफाइसेस है। दैट करंट सेक्रीफाइसेस इज नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सेविंग्स, जो तुम आज कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। अगर आज तुम मस्ती मौज उड़ा लोगे, सारी चीज तुमको आज ही करनी है, तो फ्यूचर में ये चीज नहीं कर पाओगे। तो आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम टाइम टू टाइम पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम क्लासेस देखो, टाइम टू टाइम सारी चीजें करो। लेकिन अगर आज एज इन स्टूडेंट लाइफ अगर तुमको सारे एंजॉयमेंट करनी है, सारे त्यौहार मनाने हैं, सब कुछ करना है, तो फ्यूचर में दिक्कत है भाई। मतलब आई रिमेंबर द थिंग डेज जब मैं पढ़ा करता था, कई त्यौहार, नवंबर की एग्जाम रहती थी, तो कई त्यौहार, कई चीजें ऐसी चली जाती थी। मतलब आई रिमेंबर दिवाली के दिन भी तुम्हारा भाई, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन पेपर था फाइनल का, नहीं फाइनल का था क्या, याद नहीं आ रहा कौन से लेवल का था, तुम्हारा भाई पूरा दिन नहाया नहीं था। नहाया ऐसे समझ रहे ना, पढ़ाई कर दिन भर पढ़ाई, कोई नए कपड़े नहीं, कुछ नहीं। दैट सेक्रीफाइस। आज की दिवाली तो एकदम एक नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि आज अगर आप करंट सेक्रीफाइसेस कर दोगे करंट कंजम्पशन में, ताकि आपको फ्यूचर में क्या कर सको, आप वो चीजें यूज कर सको, तो द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो। नॉट ओनली करंट कंजम्पशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भी आपको क्या देना है? ध्यान देना है। तो देयर आर 4 प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसको कहा जाता है। एंड दैट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने क्या बोले? व्हाट टू प्रोड्यूस में आप बोलते हो कि आपको ये डिसीजन लेने हैं कि वेदर हम कितने कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कितने कैपिटल गुड्स बनाएं, एज इन जो रिसोर्सेस है वो किस तरीके से कैपिटल गुड्स में कितनी इन्वॉल्व करे, कितनी रिसोर्सेस कंज्यूमर गुड्स में इन्वॉल्व करे, ठीक है, ताकि दोनों बन पाए और क्या क्वांटिटी में हम उसको बनाएं। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब पॉइंट वहां पे आ जाता है, ये चीज डिपेंड करती है क्या अवेबिलिटी है लेबर की, क्या अवेबिलिटी है कैपिटल की, और उनकी क्या प्राइजेस है। तो हमारे को जो चीप पड़ेगा हम वही यूज करेंगे, जो अवेलेबल है जो चीप पड़ेगा वही यूज करेंगे। किसके लिए बना रहे हो आप प्रोडक्ट, कौन है आपका कस्टमर, किसके लिए बना रहे हो, वो डिपेंड करता है। और होम टू प्रोड्यूस, फ्यूचर के लिए आप कितना सेव करके रख रहे हो, करंट कंजम्पशन में से कितने सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हो, ताकि फ्यूचर के लिए आप अभी से चीजें क्या करके रख सको, सेव करके रख सको, ठीक है, फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अगर आज आप ही पूरा आज ही करंट कंजम्पशन कर लोगे तो फ्यूचर की जो लाइफ है वो स्टैटिक बन जाएंगी और डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम होना चालू हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस भी अवेलेबल नहीं रहेंगी।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इन्हीं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हमको 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ना है। ये 3 एस्पेक्ट जो है, 3 टाइप की इकोनॉमी जो है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें ये 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस तरीके से क्या करती है, डील करती है ना। सबसे पहले हमने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो समझ लिए। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ हमको ये हर इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करना चाहिए, सोशलिस्ट है तो क्या, मिक्स्ड है तो क्या, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, सो अभी जो हमारा पार्ट पढ़ने का है उसमें हमारे को यही पढ़ना है। आफ्टर दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, और फायदे नुकसान पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब ये क्वेश्चन तो तुमने ढूंढ लिए, इसके सॉल्यूशन इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन, इसके एस्पेक्ट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होंगे, इसके आंसर इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होंगे, वो हमारे को क्या करने हैं, एक एक करके डिस्कस करने हैं। सो बेसिकली कंसेप्ट, कंटेंट जो है ये पार्ट बी चैप्टर का वो यही है कि पहले हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चैट में मेरे को बताओ क्या इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? थोड़ा इतना तो आपको मेरे को लगता है पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के बेसिस पे, नहीं भी बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, क्या इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? यस और नो, यस और नो। तो आंसर इज नो। गुड, आंसर इज नो, इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। अच्छा, इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है? नहीं है साहब। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर पूरे बिजनेसेस रन करता है, गवर्नमेंट का बिजनेस के ओनरशिप में, बिजनेस के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, हम पढ़ेंगे आखिरी में इंडिया के बारे में, वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, जहां पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के फीचर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड। एक एक करके चलते हैं। तो अगर आज की तारीख में मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स, यानी आप टॉप 10 वर्ल्ड के बिलियनियर्स की लिस्ट ढूंढ के निकालो तो उसके अंदर आप पाओगे कि आधे से ज्यादा लोग तो यूएसए को बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड पावर कौन है? यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। What is US is a free market economy, that is capitalist economy. So क्या है ये, इसके एस्पेक्ट्स क्या है, आओ देखते हैं एक एक एस्पेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सिंपल सी बातें हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट द प्रोडक्टिव फैक्टर्स, दैट इज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी एक्सेट्रा आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। मतलब वहां पे ये जो लैंड है, फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, ये सब कुछ जो होती है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहती है, आपको गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ प्राइवेट कंट्रोल में होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो प्राइवेट ओनरशिप होती है तो इजीली हर बंदे को ये अवेलेबल हो जाती है। द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स आर फ्री टू यूज इन द मैनर इन विच दे लाइक। भाई जो इसके ओनर्स होते हैं लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी के, एज इन प्राइवेट इकोनॉमी में जो काम करने वाले बिजनेसमैन है, जो इन फैक्टर्स के ओनर है, ये उनके ऊपर डिसाइड दे दिया जाता है कि आप किस तरीके से यूज करोगे इसको, वो आप देखो। एज इन एक गावरानी भाषा में अगर मैं बोलूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, हर चीज जो होती है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ये चाहेंगी कि उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। ये प्राइवेट सेक्टर बैठा कहीं के लिए, धंधा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो तो ऑलवेज वही कंसर्न रहेगा। तो एक एक करके देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। द ओनर्स ऑफ दिस आर फ्री टू यूज इन द मैनर इन विच दे लाइक। द गवर्नमेंट मे पुट सम रिस्ट्रिक्शंस
अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ छोटी मोटी, एकदम छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे डाल सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन अ जनरल। हाउएवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ऐसे कायदे से देखा जाए, थ्योरेटिकल भाषा में देखा जाए तो ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो वहाँ पे फुल्ली एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी बिजनेसेस के साथ में, बिजनेसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे इंडिया में तो आप देखते ही हो कि मंत्री शंत्री कितने, या गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किस तरीके से बिजनेसेस में इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये नहीं होता है। हाँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन, ताकि एकदम पब्लिक का नुकसान भी ना हो, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं। प्रैक्टिकल अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो यस, वो भी यही बोल रहा है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो यस थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट इतने नहीं होते जिसकी वजह से बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस इतने होते हैं ताकि जनरल पब्लिक का उसमें क्या हो, वेलफेयर हो। वेराज अगर आप चाइना चले जाओगे ना, तो चाइना में आप ये पाओगे कि वहां पे प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। जो है, जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं, जो रिसोर्सेस है, सब कुछ इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपको हर बात में, हर रिसोर्सेज यूज करने के पहले आपको वहां से गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा इसका एस्पेक्ट हो जाता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अब ये क्या होता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज? ईच पर्सन इज फ्री टू एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हर बंदा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी प्रोडक्शन करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। गवर्नमेंट की उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ऐसा नहीं बोल रही है गवर्नमेंट, नहीं ये धंधा तुम नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेंगी, नहीं ये धंधा तुम नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेंगी। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी, जो आपको भाषा में समझ में आ जाए, तो रेलवेज, आप चाह के भी रेलवे नहीं चला सकते, आप चाह के भी खुद की रेलवे नहीं चला सकते, क्योंकि वो फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, 100% उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन ये चीज कहां पे नहीं होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती है। हर पर्सन जो बिजनेस करना चाहे वो फ्री है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो बिजनेस करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मतलब हो गया बिजनेस करने के लिए, जहां से वो पैसा अर्न कर सके। दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, जहां जो उनको अच्छी लगे। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा होता है। सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। देखो साथ साथ में मैं थोड़ा सा दोनों का, सोशलिस्ट का भी बताते चलूंगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो क्या होगा ना, अलग अलग पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगी। खैर, थोड़ा बहुत साथ साथ में, सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। जब मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करूं ना, तो वहां पे फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलती वहां पे, मैं तो ये बिजनेस करूंगा, मैं वो करूंगा, वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट एक कान के नीचे लगाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपको हर पॉइंट पे गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, सो ही इज फ्री टू सेट अप एनी फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स, जो गुड्स चाहे वो गुड्स वो क्या कर सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रीडम टू चूज बाय द कंज्यूमर, पीपल, कंज्यूमर आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक, that is also called as consumer sovereignty। कंज्यूमर सोवेरिटी का मतलब ही होता है, बाद में मेरे को फिर मतलब पूछोगे इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा, कंज्यूमर सोवेरिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स आर फ्री टू चूज कि वो क्या खरीदना चाहते हैं। मार्केट में भी वही मिलेगा जो कंज्यूमर चाहेगा, जो कंज्यूमर की डिमांड होंगी। मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने ये बोला है तो आपको यही खरीदना पड़ेगा, यही ऑप्शन है, ऐसा नहीं। देखो सर, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में भली मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंडिया में बहुत सारी फ्रीडम्स है। सो आप ये रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाएंगी। आप चले जाओ नॉर्थ कोरिया, आप चले जाओ चाइना, वहां पे पीपल्स आर नॉट फ्री। नॉर्थ कोरिया, चाइना तो भी ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो एकदम ही बकवास देश है। नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बकवास है, पूरा हिटलर शाही राज है वहां पे। तो बोले बाल भी तुम्हारे को जो कटाना है ना, वो जो वहां का राजा है, वो जो टाइप के बाल कटाएंगे ना, बोले वही वैसे ही तुमको बाल कटाने हैं। बोले आदमी अपने मर्जी से बाल भी नहीं काट सकता, अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता। लेकिन ये चीज कहां पे नहीं होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो वही वाले गुड्स बनाता है, मार्केट में भी वही गुड्स मिलते हैं जो कंज्यूमर की क्या होती है, डिमांड होती है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, खैर नॉर्थ कोरिया तो अलग ही केस है, उसको तो अलग ही जान दो, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्ट एकदम हम सोशलिस्ट को हिटलर नहीं बना देंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिकली इंटेंशन होता है पब्लिक का भला करना। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो अलग केस ही अलग है, उसको हम एग्जाम्पल में भी लाना पसंद नहीं करूंगा करते। ठीक है, तो आपको अगर मैं प्रॉपर सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताऊं
तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मार्केट में वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते हैं जो प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट ज़्यादा है या जो कंज्यूमर लाइक कर रहे हैं। वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को बनाने में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, व्हाट टू प्रोड्यूस में वो प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो प्रोडक्ट्स से जनरल पब्लिक का वेलफेयर होगा। एज इन अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूंगा तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑलवेज कंसर्न रहेगा कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाने में, व्हाट टू प्रोड्यूस में। वेरएज मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूंगा तो वो दोनों का मिक्स और या कैपिटल गुड्स बनाने में ज्यादा क्या रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। ये दोनों में जो फर्क है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, उसमें ये फर्क है कि कैपिटलिस्ट वाला ऑलवेज सोचेगा कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है, वही मार्केट में मिलना चाहिए, एंड दूसरा उसको प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है। सोशलिस्ट में इसका एकदम अपोजिट होता है। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट में कंज्यूमर से एज इन पब्लिक का जिसमें वेलफेयर होगा, गरीबों का फायदा होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, वही गुड्स ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं रहती। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी कहां रहती है, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी रहती है इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट एंड नॉट इन सोशलिस्ट। दिस मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच कंज्यूमर विश टू बाय। कंज्यूमर जिसको बाय करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर भी वही गुड्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब तुम लोगों के माइंड में ये अभी डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा तो हमेशा ही होता है, कंज्यूमर तो वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर तो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा ना हमेशा जो कंज्यूमर मांगेगा। नहीं, सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में जिस केस में कंज्यूमर का वेलफेयर है, आम जनता का पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वही गुड्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। कंज्यूमर की सोवरेनिटी चॉइस के हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन किसके हाथ में होता है, हर चीज किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो प्रॉफिट मोटिव फोर्सेस और इंड्यूसेस पीपल टू वर्क एंड प्रोड्यूस। अब क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर, मतलब भरपूर कंपटीशन, नेक्स्ट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत बायर्स होंगे, तो बट ऑब्वियस ही बात है सेलर्स भी बहुत है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट कमाना ही इंटेंशन है तो लोगों को ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, इसमें इंटरेस्ट होगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो माल बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो सर्विसेज भी अच्छी देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही किसके फायदे है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे। बट अगर मैं सोशलिस्ट की बात कर रहा हूँ तो सोशलिस्ट के नुकसान है। सोशलिस्ट में ये चीज़ें नहीं होती है कि वहाँ पे क्या नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुना, सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रॉफिट इंटेंशन है ही नहीं गवर्नमेंट का। नुकसान हो जाने दो, बोले हम वही गुड्स बनाएंगे, भले उस पर नुकसान हो रहा है लेकिन पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है ना, हम वही गुड्स बनाएंगे। कॉम्पिटिशन तो कोई पिक्चर ही नहीं है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता है वहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये चीज कहाँ के फायदे हो जाते हैं, सोशलिस्ट के, कैपिटलिस्ट के फायदे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट देना, प्राइस कटिंग के डिस्काउंट देना, है ना, बहुत सारी चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। सोशलिस्ट में डिस्काउंट की बात ही नहीं कर सकते ना भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो, सोशलिस्ट में कौन डिस्काउंट देगा तुमको, गवर्नमेंट ही मालिक है। तुम रेलवे में जाते तो क्या रेलवे में तुमको डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं, आज रेलवे में ऑफर चालू है, बोले एक बर्थ के साथ दूसरी बर्थ फ्री, एक एग्जाम्पल के लिए मिलता है। पर प्राइवेट बसेस में जाते हो तो ऑप्शंस मिलते हैं, हे भाई रेड बस से बुक करो, ये बस से बुक करो, वो उससे बुक करो, वो ऐप से बुक करो, तुमको वहां से क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा रे बाबा, मैं जनरल समझा रहा हूँ। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, और जब कंपटीशन ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे लोग आपको, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देना पसंद करेंगे ताकि कस्टमर्स उनके पास वापस आए। तो सोशलिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कैपिटलिस्ट में प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि फायदे ही है। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम्स ऑल्सो। अब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर और अमीर बढ़ते जाएंगे, मतलब जो पैसा अमीर लोग छापेंगे उसका कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा गरीबों से। मतलब अमीर और अमीर बनते जाएंगे, गरीब और गरीब बनते जा सकते हैं। या ऐसा ना बोलूं मैं अमीर और गरीब तो ज्यादा, मैं उससे अच्छा मैं उसको रेफर करूंगा कि यहाँ पे जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, कस्टमर को सर्विसेज दे सकता है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सकता है, पैसा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनकम का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब कि यहाँ पे अमीरों को ज्यादा इनकम मिल जाती है, अमीरों की इनकम बहुत ज्यादा है और गरीब बहुत गरीब है ना, इन दोनों की इनकम के बीच में जो गैप होता है
वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब हो गया अमीरों के पास ज़्यादा जाएंगी, गरीबों के पास कम आएंगी। तो अमीरों के पास ज़्यादा जाएंगी तो इसीलिए उनकी इनकम और बढ़ जाएंगी, गरीबों के पास कम आएंगी इसलिए उनकी इनकम कम रहेंगी। तो दोनों की इनकम के बीच में, जो मेरे हाथ के बीच में गैप दिख रहा है, दोनों की इनकम के बीच में ये क्या रहेगा, गैप रहेगा। Are you getting my point? So there is generally a wide gap of income between the rich and poor, and this arises mainly due to unequal distribution. रिच और पुअर के इनकम के बीच में बहुत बड़ा गैप रहेगा और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है, इसी वजह से होता है। कैपिटलिस्ट यूजुअली फंक्शंस इफेक्टिव इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर आपको चलाना है तो ये डेमोक्रेटिक इकोनॉमी में ही जनरली चल सकती है। बट ऑब्वियसली बात है, राजाशाही कहाँ में है ना। नॉर्थ कोरिया में तुम बोलोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाओ तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो देखो 6 एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो है, लैंड, फैक्ट्री, मशीनरीज, वो किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट ओनरशिप के कंट्रोल में है। ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। एंटरप्राइज आर फ्री, वो जो बनाना चाहे वो बनाए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर सोवेनिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, कंज्यूमर की चॉइस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से गुड्स इनको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका प्रॉफिट मोटिव रहता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और काम करना पसंद करते हैं। और कंपटीशन भी यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए लोगों को कम से कम प्राइस में, डिस्काउंट्स के साथ चीजें अच्छी प्राइसेस में मिल जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अमीरों को ज्यादा जाती है, गरीबों को कम जाती है। तो रिच और रिच बनते जा रहे हैं, पुअर और पुअर बनते जा रहे हैं। ठीक है, और उनकी इनकम के बीच में बहुत बड़ा क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। बट बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो सस्टेन कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ही ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इफेक्टिवली क्या कर सकती है, फंक्शन कर सकती है। तो हमने ये 6 एस्पेक्ट्स इसके पढ़े। अब हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान तो होते ही है ना भाई। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिर्फ फायदे होंगे या सिर्फ नुकसान होंगे। हर चीज के फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे होंगे वो कहीं ना कहीं किसके डिसएडवांटेज होंगे, नुकसान होंगे, सोशलिस्ट के। जो सोशलिस्ट के फायदे होंगे वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। तो इस तरीके से मिक्स करके भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन होगा, है ना। यहाँ पे आलसी वालसी का कोई काम ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप खुद देखते हो कि किस तरीके से काम होता है, एकदम इफेक्टिवली काम होता है, सब चीजें बढ़िया टाइम टू टाइम होती है, प्रॉपर सर्विसेज आपको मिलती है। आप प्राइवेट बैंक में कभी घुस के देखो और वो एसबीआई में कभी घुस के देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। प्राइवेट बैंक में चाय, काफी, अभी तुम बड़े नहीं हुए, जब सीए बन जाओगे ना तो नाश्ता भी खिलाएंगे वो लोग, टेंशन मत लो। हाँ भाई, हम बैंक में जाके नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते, बढ़िया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम डैम सीरियस। कई बार तो बैंक वाले हमारे ऑफिस में आके बैठे रहते हैं, ये दिन तुम्हारे भी आएंगे। सीए तो भाई मतलब सीए है ना, फिर भाई क्या बताओ उसके बारे में, भी पढ़ाने दो यार, मेरे को बह जाऊंगा मैं फालतू में। एक आध दिन बह गया ना तब पूरा लेक्चर ही बता दूंगा, सब चीज़ सब पूरी। बट स्टिल इतना बता रहा हूँ कि यस, सीए लोगों को बैंक्स में या कहीं पे भी, मतलब अच्छे अच्छे बैंक मैनेजर भी कई बार मेरे ऑफिस में, मेरे क्या जितने सीएज है उनके कई ऑफिस के बाहर वेट करते रहते हैं, एज इन केबिन के बाहर वेट करते रहते हैं। दिन में कितने फ़ोन आते हैं, सर आपसे मिलना है, सर आपसे काम है, क्योंकि उनको काम कौन प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं लोन्स वगैरह दिलवाने का काम सीए लोग ही करते हैं। तो खैर सीए छोड़ दो, एक मिनट के लिए बिजनेसमैन की भी बात करूँ तो अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन से लोग हैं तो उनको भी प्रॉपर, ये सबको ही प्राइवेट बैंक्स में कितनी बढ़िया सर्विसेज मिलती है, सब लोग एकदम टाइम टू टाइम काम करते हैं। ऐसा नहीं आधा घंटा लंच ब्रेक चलेगा, एसबीआई में गए लंच ब्रेक 1 घंटे का। अभी एसबीआई भी सुधर रहा है बट स्टिल मेरी पर्सनल खुन्नस है। खैर, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड, मजा कर रहा हूँ, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ऑटोमेटिक वर्किंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे हर बंदा सेल्फ रेगुलेट, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई बैठा होना चाहिए, इसके ऊपर कोई बैठा होना चाहिए, सब कोई अपने हिसाब से प्रॉपरली क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई उनको रेगुलेट करने वाला बैठा बंदा रहता है, खास काम का पॉइंट नहीं है। इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। भाई तुम अगर प्रॉपर कंपनी को फायदा पहुंचाओगे, इकोनॉमिक डिसीजंस लोगे जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होगा,
ऐसे डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब ऐसे डिसीजन, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन मतलब जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो रहा है और साथ ही साथ उसको इंप्लीमेंट भी तुम कर पा रहे हो, तो उसके लिए तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया थर्ड लाइन का, अच्छे काम करने के लिए तुमको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे। अच्छा काम करने के लिए यहां पे लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे। नो कॉस्ट फॉर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसीज। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, उसको प्रोसेस करने का, फिर उसको मॉनिटरी, फिर कोई पॉलिसी को बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। इनको इन सब चीज़ों में कोई यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगती है। बट अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक गवर्नमेंट की बात करेंगे ना, तो पॉलिसी बनाने से लेके उसको इम्प्लीमेंट कराने से लेके फिर उसको मॉनिटर कराने तक के ये सारे फेजेस में कि वहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, बट ऑब्वियसली बात है जितना अच्छा जो काम करेगा उसको उतने ज़्यादा क्या मिलेंगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट मोटिव उनका होता है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो जितना अच्छा काम करेगा, जितना ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, एम्प्लॉय के अगर एंगल से बोलूँ तो उसको उतना फायदा होगा। वैसी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी जितना अच्छे से काम करेंगी, ठीक है, तो उसको इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट उस चीज़ों का क्या ही होगा, फायदा ही होगा। अगर वो काम प्रॉपरली नहीं कर रही है तो बट ऑब्वियसली बात है कि उनको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। स्कोप ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सिंस इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब क्या होता है इकोनॉमिकली फिजिबल? मतलब जैसे पेटीएम की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, ठीक है, जोमैटो की बात कर लो, तुम्हारा स्विगी की बात कर लो, ठीक है। ऐसी जो स्टार्टअप्स भी है, आपने ये चीज़ नोटिस करे होंगे, इन स्टार्टअप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इनको फंडिंग दे रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, मतलब इसमें पैसा कमाने की ताकत है और ये फास्टेस्ट ग्रो होगा। तो बट ऑब्वियसली बात है, जैसे बायजूस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, इतनी स्पीड में ग्रो हुआ कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में उसका नाम चले गया। है एक टीचर ही, वो भी टीचर ही है वो भी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड में ग्रो हुआ। तो खैर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि अगर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर फिजिबल है, वो लगता है कि इसकी मदद से हम आगे चल के पैसा कमा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा तुमको मिलेगा, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली और ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगी। बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप रिसोर्सेज क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो। सर ऐसा क्यों? अरे आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, जितनी रिसोर्सेज यूज नहीं होती उससे ज्यादा वेस्ट हो जाती है। यहां पे ऐसा वेस्ट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहां पे पैसा जब ही मिलेगा जब तुम अच्छा काम करोगे। गवर्नमेंट सेक्टर में तो भाई कुछ भी करो ना तुम, 1 तारीख को पैसा आने वाले अपने को, ये है भाई मजे की बात है। बट अब खैर मोदी जी के आने से बहुत सारी चीजें सुधर रही है। खैर लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम से कम लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, चालक मालक है। चालक मालक मतलब जो मालिक है बिजनेस का, ही नोज कि अगर वो 10 रुपये भी बचाएगा तो वो 10 रुपये भी उसका प्रॉफिट है, वो 1000 बचाएगा तो वो 1000 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम लगे, कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका क्या हो, काम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात आ जाती है। तो इसी वजह से कि उसका जब उसकी कॉस्ट कम लगेगी, देखो दो ही बात होती है, एक कॉस्ट है, दूसरा सेल प्राइस है। ये कॉस्ट है, ये सेल प्राइस है। कॉस्ट और सेल प्राइस इन दोनों के बीच का प्रॉफिट। तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। ये बात प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से जानता है। तो इसीलिए वो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर, कॉम्पिटिशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग लार्ज वेराइटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस लीडिंग टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। बट ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, प्राइवेट सेक्टर है, कंपटीशन बहुत है। तुम अकेले थोड़ी ना हो, तुम्हारे जैसे कई हो है जो माल बेचने को खड़े हैं। सो इसीलिए हर बंदा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर को, रीजनेबल प्राइस में, ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई होकर उसके पास आए। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर, भाई मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, क्योंकि मेरे को मालूम है अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट होने वाला है और वो प्रॉफिट का फायदा डायरेक्टली मेरे को ही होगा, मेरे को ही मिलेगा।
सो ये ऑलवेज ट्राई कि कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम क्या करें, प्रोवाइड कर सके। सो इसी वजह से उनकी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है कंज्यूमर्स की। यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तुमने अगर कोई नया टैलेंट किया, तुमने कोई नई चीज निकाली, कोई नया चीज इनोवेट किया, तुम अगर मार्केट में पहले हो तो भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। व्हाट्सअप मैं बता रहा हूँ, जब हम पढ़ा करते थे तब की बात है, तब ये नया नया आया तो कुछ 5 लोगों ने इसको निकाले थे तब, और हम लोग यूज़ करते थे। मतलब कुछ मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग हम लोग यूज़ करते थे। और भाई अपन तो ऐसे कि भाई तुम्हारे पास व्हाट्सअप नहीं है, हमारे को ऐसे फुकट के मैसेज, क्योंकि उस समय मैसेज के पैसे लगते थे, तो मैसेज इसको भेजना उसको भेजना थ्रू व्हाट्सअप करते थे। अब ये ग्रुप बनाने का ऑप्शन नहीं होता था व्हाट्सअप में, एकदम सादा सिंपल, सिर्फ तुम मैसेज भेज सकते थे, वहां से मैसेज आ सकते थे। बट पर वहां उस समय प्रॉब्लम क्या थी, उस समय प्रॉब्लम वो मैसेज की पैसे वाली प्रॉब्लम पूरा जाती थी, लेकिन ये व्हाट्सअप नहीं इतना चलता था। उसका कारण था तब नेट की जो कॉस्ट थी, इंटरनेट की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था इस चीज़ का, लेकिन यस था। बट एक नया इनोवेशन था मैसेंजर ऐप, जो किसने लेके आया, व्हाट्सअप ने, जिसकी वजह से उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। बाद में जाके आपने खुद ने देखी कि फेसबुक ने वही व्हाट्सअप ऐप को कुछ 19 बिलियन वगैरह में, $19 बिलियन ऐसा कुछ तो भी डील हुई थी उनकी, उतने रुपए में खरीदा था, इतना ज़्यादा। तो कुछ इनोवेशन अगर तुम करोगे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करोगे, तो बट ऑब्वियस ही बात है उस चीज़ का तुमको डायरेक्टली फायदा मिलने ही वाला है। एनकरेज द एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग टू एमर्ज एज एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। भाई यहाँ पे रिस्क लेने को एंटरप्रेन्योर क्लास को एनकरेज करा जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उनको मालूम है कि वो जितना अच्छा काम खुद करेंगे, नई नई चीज़ें लेके आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स नए नए इनोवेशंस करेंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलेगा। तभी तो आप खुद देखते हो कि यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अगर मैं बोलूँ तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यूएसए में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ में गवर्नमेंट और किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो रिस्क लेने को, वहाँ पे उनको मालूम है कि हम रिस्क लेंगे तो हमको उसका क्या मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को बेयर करना पड़ेगा आखिरी में। तुम बोल रहे होंगे सर देखो ये वहाँ है मेरिट्स, चाहूँ तो 2 मिनट छोड़ दूंगा, बोलूँगा तुम पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूँ कि एक पढ़ा देता हूँ एक एक ताकि तुमको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए सुनना तो पड़ेगा, मजा तभी आएंगी जब सुनोगे। खैर, रिवॉर्ड्स फॉर मैन फॉर इनिशिएटिव एंटरप्राइज एंड पनिशमेंट फॉर इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। भाई अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो उसके लिए फायदा तुमको डायरेक्टली रिवॉर्ड मिलेगा। तुम कुछ गड़बड़ करते हो, तुम्हारी सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, तो पनिशमेंट एज इन तुमको खुद ही बिजनेस में नुकसान होगा ना भाई, सीधा सीधा, दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम अगर प्रॉपरली काम नहीं करोगे, प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तुम्हारे कस्टमर दूसरे के पास चले जाएगा, क्योंकि वहां पे तो बहुत लोग बैठे ऑलरेडी। गवर्नमेंट एंटरप्राइज थोड़ी ना है कि मजबूरी में रेलवे में कैसे भी हो जाने पड़ेगा। अब तो खैर बहुत अच्छी होगी रेलवे, अपने सीए भैया के हाथ में, इसीलिए एकदम पीयूष गोयल साहब सीए है उनके हाथ में, इसीलिए तो वो ऐसा सुकड़ के जाओ या ऐसा जाओ, कैसी भी जाओ, है ना। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम फिर भी रेलवे के पास जाते थे क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी एज इन गवर्नमेंट कंट्रोल। बट प्राइवेट में ऐसा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की सर्विस आप यूज़ कर रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोबारा आप उसके पास जाते हो क्या। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छा करोगे, नया इनिशिएटिव लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, घटिया काम करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे तो उसकी पनिशमेंट मिलेंगी। तो दीज आर दी मेरिट्स। जस्ट इसको ना मैं बोलूँगा आपको 2-3 बार रीड कर लोगे ना, जस्ट इसको 2-3 बार आप अगर रीड करते हो मेरिट्स को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसा मत करना भाऊ एक एक याद कर रहे, नहीं, 2 से 3 बार इसको रीड आउट करना अच्छे से, तसल्ली से। सो आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होंगी, बैठ जाएंगी। और मेरे लेक्चर में आपने सुने होंगे तो बट ऑब्वियस बात है मेजॉरिटी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ ही गई होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कुछ नुकसान भी होते हैं। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये डीमेरिट्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप पढ़ के आएंगे, और इसके बाद हम ये कल की क्लास में ये पढ़ेंगे। अभी पढ़ाऊंगा तो एकदम दिमाग में खिचड़ी बन जाएंगी। ठीक है, सो कल आप ये पढ़ के आएंगे। यहाँ पे भाई एक जैसे दिया है कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स और ह्यूमन राइट, देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट, मतलब प्रेसिडेंस मतलब पहले। यहाँ पे लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट्स को, लैंड, बिल्डिंग, इसको ज़्यादा इज्जत देते हैं। अगर रैदर हम बात करें किससे, ह्यूमन राइट्स से। मतलब भाई लोगों का इमोशनल वाली बात है, इमोशनल, थोड़ा इमोशनल हो जाओ, इमोशनल हो जाओ भाई थोड़ा सा। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्सप्लॉइट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को,
क्या लोग क्या कर रहे, कैसे रह रहे, रोड पे रह रहे, मर रहे, जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स, पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। तो प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स। इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं करी जाती है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है उनको जिससे ह्यूमन का वेलफेयर होता है। यहाँ पे तो वो प्रोडक्ट उनको बनाना है जिससे प्रॉफिट ज्यादा होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस हो जाता है। पैसे वाले बहुत आगे चलते हैं, गरीब लोग बेचारे पीछे पीछे चलते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब पैसा जो है वो अमीरों के पास ज्यादा है, गरीबों के पास कम है। इसी वजह से सोशली भी इनजस्टिस होता है उन लोगों के साथ, गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं होता है। अंडर कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड स्प्लिट द इकोनॉमी। दो क्लासेस में बांट के रख देती है, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट, चोरी चकारी, मर्डर, ये वो दंगे बहुत इजीली हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे गरीबों के पास पैसा ही नहीं है ना। कहां से लाएंगे वो? दिखता है उनको अमीर और अमीर होते जा रहा। एक काम कर, बोले फोड़ उसका घर, कर चोरी उसके घर पे जाके। तो दैट इज कॉल्ड सोशल इनजस्टिस, सोशल अनरेस्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। पढ़ाई देता हूं ना, चलो। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो एक्चुअली में क्या डिमांड है इकोनॉमी की, वो एक्चुअल डिमांड इकोनॉमी की बाहर निकल के नहीं आती। क्या पैटर्न है डिमांड का? क्योंकि भाई यहाँ पे अमीर अपनी डिमांड करते रहेगा, मेरे को BMW चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और गरीबों के बेचारों के इतना पैसा ही नहीं है तो उनकी डिमांड की कोई इज्जत ही नहीं है। लेबर के साथ एक्सप्लॉइटेशन फुल होता है। लेबर को मालूम है मजबूरी है उसके साथ कि उसको काम करना ही है, जितना वो काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। इसी वजह से यहां पे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स ये बहुत होते हैं। मोर वल्नरेबल मतलब मोर रिस्की, वर्कर्स की लाइफ को रिस्क में डाला जाता है कई बार। मोर वल्नरेबल मतलब मोर रिस्क में डाला जाता है। कंज्यूमर सोवेरिटी तो यहाँ पे मिथ है कि ऐसे ये बोल रहे हैं, मेरे साथ तो कंज्यूमर सोवेरिटी होती है, बट स्टिल एज कंज्यूमर जनरली बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट वर्क अगेंस्ट कंज्यूमर वेलफेयर। उल्टा बोल रहा है ये, लेकिन ठीक है। उनका बोलना है कि भाई कंज्यूमर सोवेरिटी तो तुम बोलते हो ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, कंज्यूमर जो चाहेगा वही मिलेगा। बोले ये सब मिथ है, ऐसा नहीं होता है। बोले कंज्यूमर विक्टिम बन जाता है या कॉम्पिटिशन का या एक्सप्लॉइटेशन का, प्रॉफिट मोटिव का। उनको जो बेचना है, जिसपे ज्यादा प्रॉफिट है, वो लोग वही बेचते हैं। तुम्हारे को तुम्हारी चॉइस के हिसाब से नहीं दिया जाता है, उनको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट रहेगा वही ज्यादा बिकेगा। रिसोर्सेज का एलोकेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऐसा ये लोगों का बोलना है। लग्जरी गुड्स में ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेंगे। लग्जरी गुड्स की अगर मैं जानबूझ के यहाँ मार्किंग नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्क करके दिया है, उतना ही याद रखना जितना मार्क करके दिया ब्लैक करके बोल्ड में, ठीक है। लेस मेरिट गुड्स, यहाँ पे लग्जरी गुड्स को ज्यादा प्रीफर दिया जाएगा रेदर देन दूसरे गुड्स से, ठीक है। लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बातें करी जाएंगी, भले वो हार्मफुल क्यों ना हो। दारू सिगरेट बेचो क्योंकि कैपिटलिस्ट है, प्रॉफिट उसमें ज्यादा, बेचो वही बेचो। एडिक्शन लगाओ, बोले पीने दो, बोले प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, ज्यादा पिएंगे ज्यादा खरीदेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, जिस वजह से कभी डिप्रेशन, कभी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। प्रॉपरली प्लान नहीं रहता प्रोडक्शन, कभी ज्यादा कभी कम, उस वजह से। वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एज फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन पे लगा देते हैं। आपको अगर मैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दूं तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है 10 रुपए की, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो बनती है, बेसिकली वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो कॉस्ट होता है वो पानी का, वो 1 रुपये भी नहीं होता है। तो मेजोरिटी में 5 से 6 रुपये या 4 रुपये 5 रुपये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, वो किस चीज़ का लगता है? एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है। तो ये भी दिक्कत है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत होते हैं, अनफेयरनेस ज़्यादा होती है लोगों के साथ। ये सारी इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस है। देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमारे को रट्टा नहीं लगाने हैं, जस्ट समझ के, जैसे मैंने समझा दिया आपको बस उसको 2 बार क्या कर लेना है, 2 से 3 बार रीड आउट कर लेना है, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाए, बैठ जाए। कल भी आके मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा इसका स्टार्टिंग में, सो आपके दिमाग में और क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। देखो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेरिट्स और डीमेरिट्स है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा सर इतने मेरिट डीमेरिट याद कैसे रहेंगे। नहीं रखना है याद, इसको बट दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू आएगा ना यार। तो एमसीक्यू आएगा तो आप पेपर में पूछ लिए कि वेदर इट इज अ डीमेरिट ऑफ कंज्यूमर सेवरिटी इज अ मिथ, इज अ डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
तुम्हारे दिमाग में डाउट आ गया यार ये तो नहीं है, बट अगर तुम्हारे दिमाग में पड़ा हुआ रहेगा ये, तुमको याद आएगा हाँ ऐसा लिखा था कंज्यूमर सोवरेनिटीज्म में इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट में, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सेस कंपटीशन और प्रॉफिट मोनिटरी होने की वजह से कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में कुछ भी सोचते नहीं है, वर्क होता है उल्टा कंज्यूमर के अगेंस्ट में होता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें तुमको क्या होंगी फिर याद रहेंगी। सो एक इसको आज ही 1 से 2 बार इसको मतलब कम से कम 3 बार तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो 3 बार रीड आउट करके आओ इसको, कल तो मैं तुम्हारे को फिर रिवाइज भी करा दूंगा, फिर हम कल देखेंगे क्या सोल्यूशन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।